गुड इवनिंग। विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। एज यूजुअल ये सामान्य प्रक्रिया रहेगी रोजाना की। जो प्रोसेस है वो ये रहेगा, जब भी हम एनालिसिस करेंगे इसका तो सबसे पहले पार्ट में हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो भी आए हैं, बिट ऑफ हिस्ट्री, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है उसका हम थोड़ा सा देखेंगे, एंड कॉन्टेक्स्ट के बाद हम उसको रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद उसका एंड में समरी बिना देखे उसको समराइज करेंगे कि पैराग्राफ वाइज उसमें क्या लिखा हुआ था। उससे आपको ये समझ पैदा होगी कि जो लिखा गया है उसको कैसे याद रखना है पढ़कर। तो हिंदी का सहारा लेकर हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं रन कर रहा हूँ एडिटोरियल्स, सीधी समरी नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेक्शन हम लोग रखेंगे लेटर ऑन। अभी वो कार्ड पे नहीं है, अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी। इम्पोर्टेंट वर्ड जो पहला आता है वो आता है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है उथल पुथल। टर्ब्यूलेंस का अर्थ होता है श्रीमान उथल पुथल। देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट एयर में नेविगेट करता है, ट्रैवल करता है, तो जब मौसम खराब होता है तो एयरक्राफ्ट ऊपर नीचे उथल पुथल करता है। ऐसे भी लगता है जैसे कई बार गिरेगा, एकदम से डाउन आता ही हूँ, और ज़्यादा मौसम खराब होता है तो कई बार लगता गए। तो वो जो है उसको कहते हैं टर्ब्यूलेंस। तो टर्ब्यूलेंस होती है उथल पुथल या अशांति जो होती है उसको हम टर्ब्यूलेंस कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं इन वर्ड्स को। जो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं उन वर्ड को आप नोट करते चले जाइए, आगे आपके काम आएंगे जब आप लोग स्टडी करेंगे। अगला आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन बिजनेस मैनेजमेंट की टर्म है जिसका अर्थ होता है एक्वायर कर लेना, अधिग्रहित कर लेना। तो जब आप अधिग्रहण करते हैं तो अधिग्रहण करने का अर्थ ही कंपनी का टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेते हैं, उसकी सारी शेयर होल्डिंग आप बाय कर लेते हैं। दो तीन शब्द आते हैं, मर्जर भी होता है, एक्विजिशन भी होता है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो आप एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। अगला वर्ड है एक्सपर्टीज। क्या है? एक्सपर्टीज। तो एक्सपर्टीज का अर्थ यहाँ पे होता है निपुणता। एक्सपर्ट से एक्सपर्टीज बना है। एक्सपर्टीज शब्द का अर्थ होता है निपुणता, यानी आप किसी कार्य में निपुण हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सपर्टीज। ये वर्ड भी आपका इसमें आने वाला है तो इसका ध्यान रखिएगा। एक्सपर्टीज वर्ड आएगा, विशेषज्ञता या निपुणता होता है। उसके बाद होता है कंज्यूमेशन। कंज्यूम से ही बना है। कंज्यूमेशन का अर्थ समाप्ति भी होती है, खपत भी होती है, जीन जाना भी होता है। तो एक है, और दूसरा शामिल कर लेना भी होता है। तो दो तीन अर्थ होते हैं, या समाप्ति भी होती है, पूर्णता भी होती है। तो ये दो तीन अर्थों के साथ ही कंज्यूमेशन वर्ड आता है। कल्मिनेशन होता है किसी चीज़ का चरम पे पहुंचना। आपने कोई प्रयास शुरू किया और उसकी परिणति किस रूप में हुई, उसका अंतिम रूप क्या निकल के आया, तो परिणति होना, चरम पर पहुँचना, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कल्मिनेशन का अर्थ है परिणति होना या चरम पे पहुंचना। तो कोई चीज़ आपका प्रयास जब कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं परिणति। अगला वर्ड है हाइटस। हाइटस जो वर्ड है इसको एक तो बहुत से लोग हियाटस बोलते हैं या हियाटुस बोलते हैं, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हाइटस। तो हाइटस जो वर्ड होता है वो होता है दो गतिविधियों के बीच में एक खाली स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं गैप। तो यहाँ पे इन्होंने टिपिकल हाइटस शब्द का प्रयोग किया है। ये इस संदर्भ में आएगा कि टाटाज के पास ये नहीं थी, अब टाटाज के पास है, तो एक बीच का गैप है। डेकेड। डेकेड का अर्थ होता है दशक, 10 सालों का समय। आर्डुअस, आर्ड रूट से बना है। आर्ड या आर्स का मतलब बर्न। तो किसी भी कार्य करने के लिए आपको बहुत एनर्जी बर्न करे, प्रयास करना पड़े, इसका मतलब कार्य कठोर है श्रीमान। तो यहाँ पे आर्डुअस है। उसके बाद है आपका लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल का मतलब होता है लंबी दौड़। हॉलिंग वैसे जो वर्ड होता है उसके कई अर्थ होते हैं। हॉल का मतलब ढुलाई करना भी होता है, तो उसके लिए भी आप इस शब्द को देख सकते हैं। तो हॉल का शब्द होता है आपका, इसमें लंबी दौड़ होता है। और उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है आपका एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। आई एम सॉरी, बीच में इट वॉज द फोन रैंग, आई डिड नॉट पुट इट ऑन साइलेंट मोड। तो एंथुजियाज्म होता है उत्साह।
अगला वर्ड आता है इसमें आइकॉनिक। आइकॉनिक होता है प्रतिष्ठित, एक आइकॉन के रूप में। एक आइकॉन वैसे तो क्या होता है, छोटी मूर्ति को भी आइकॉन कहते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी रेपुटेशन की वजह से उसको भी कहते हैं आइकन, या उसी से वर्ड बना है आइकॉनिक। तो आइकॉनिक का मतलब होता है आपका प्रतिष्ठित होता है। अगला वर्ड आता है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग ये आपका कंजंक्शन है, और ये आपका कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहलाता है। जब आप पढ़ेंगे ग्रामर तो कंजंक्शन और कॉन्ट्रास्ट है आपका कंसेशन है, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कैटेगरी में आएगा, जिसका अर्थ होता है तथापि या तिस पर भी, ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं। अगला वर्ड है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, प्रभावी, प्रमुख, ये शब्द होते हैं डोमिनेंट का। हावी जो होता है आप पे, हावी शब्द को भी डोमिनेंट कहते हैं, क्योंकि जो कोई चीज़ मुख्य है वही हावी होती है। इस शब्द को आप जरा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद डोमिनेंट के बाद आता है सैडल विद। सैडल वैसे तो होती है काठी जो घोड़े पे लगाते हैं हम। सैडल विद होता है कि जब आप किसी चीज़ में सैडल विद हो तो फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, बहुत रेयर फ्रेजल वर्ब्स में से है, कई बार एग्जाम में भी आ जाती है। सैडल विद का मतलब होता है मुश्किल जिम्मेदारी उठाना, बंधे होना। तो किसी चीज़ से आप बंधे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है, आप ही को उठानी है, उसको हम सैडल विद कहते हैं। डोमेस्टिक वर्ड है आपका घरेलू होता है। फिर अगला वर्ड है ऑप्टिमाइज। अब देखिए ऑप्टिमाइज की जो हिंदी की गई है अनुकूलित बनाना, इससे मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ। डिक्शनरी मीनिंग ये है, लेकिन ऑप्टिमाइज का अर्थ है किसी भी चीज़ को आप ऐसी स्थिति में लेके आते हैं कि आप उसका अच्छे से पूरा दोहन कर पाते हैं, पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं, उसको उसकी फुल कैपेसिटी में यूज़ कर पाते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइज़ करना। तो अनुकूलित होना एक लूज ट्रांसलेशन है, लेकिन इसमें ये कहूँगा आप ऑप्टिमाइज़ आप किसी चीज़ को करते हैं, इसका मतलब है वो जो वस्तु, कोई चीज़ या कोई भी कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज़ करना। उसके बाद आपका आता है पैंडेमिक। ओहो, बहुत भारी शब्द है, आजकल कोरोना की वजह से हर आदमी इससे वाकिफ़ है। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। एक वर्ड और आता है इसमें एंडेमिक, इसी के समकक्ष वर्ड होता है एंडेमिक। ऐसा किसी चीज़ का प्रसार होता है या बीमारी होती है जो एक लिमिटेड एरिया में सीमित होती है, उसको हम कहते हैं एंडेमिक। और जबकि पैंडेमिक होता है, पान का मतलब एवरीवेयर, तो पैंडेमिक जो होती है वो बड़े व्यापक पैमाने पे फैली हुई होती है। कर्ब का मतलब होता है रोक या नियंत्रण। ये वर्ड काफ़ी बार आता है, आप इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत से एडिटोरियल्स में ये वर्ड आपको कर्ब मिल जाएगा। अगला वर्ड है कर्टेलमेंट। देखिए कर्टेल और कर्टन बड़े आसपास के शब्द महसूस होते हैं। कर्टेलमेंट होता है कटौती। एंड देन वी हैव वर्ड लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का होता है बहुत ही लाभकारी, एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, जो आपकी ग्रीड को भी सेटिस्फाई करता हो, उसको हम कहते हैं लाभकारी। और टैप इनटू अगेन फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है फ़ायदा उठाना। एक वर्ड और आएगा चर्न। चर्न का मतलब मथना भी होता है, उथल पुथल भी होता है। अब देखते हैं कि वहाँ के सेंस में है। अब आता है आर्टिकल हमारा। आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो एयर इंडिया है किसी ज़माने में टाटाज के द्वारा ही शुरू की गई थी एज ए इंडियन फ्लैगशिप कैरियर, जो एयर ट्रैवल के लिए भारत में। फिर जब नेशनलाइजेशन का दौर आया इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो उस नेशनलाइजेशन के दौर में इसको भी नेशनलाइज कर दिया गया, इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उस समय बड़े बिजनेस कंसर्न्स थे, जो भी बड़ी कंपनियां थी, जितने भी प्राइवेट बिजनेस हाउसेस थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्रोल में लेकर उन सारे एसेट्स को नेशनलाइज कर दिया, उन्हें राष्ट्र की संपत्ति बना दिया गया, वो किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 दशकों के बाद हालात ये पैदा हुए कि भारत में जो नेशनलाइजेशन का था उसका साइड इफ़ेक्ट ये देखने को मिला कि हर जगह सरकारी तंत्र हावी हो गया और धीरे धीरे वो इनएफिशिएंट होता चला गया, आर्थिक नुकसान हुए। और 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उस समय हालात ये थे कि भारत के पास पैसा नहीं था अपने फॉरेन डेट्स को पे करने के लिए, और वहाँ से लिबरलाइजेशन की कहानी शुरू होती है मनमोहन सिंह जी के
उसमें लीडरशिप में मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। और वहाँ से कहानी आते 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 इसमें भी बड़े पेच हैं, उसमें कुछ शब्द आपको अनोखे देखने को मिलेंगे, जैसे आपका किस तरीके से कंट्रोल्ड तरीके से हमने लिबरलाइजेशन किया अपनी अर्थव्यवस्था का। और तब से मैं ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि जो एयर इंडिया है उसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। टलता रहा ये मामला। सन 2000 के आसपास भी इसको लेके काफ़ी डिबेट्स हुए, 2000 के दशक में, फिर 2000 के दशक पूरा निकला उसमें, और एंड में आते आते अब इसको वापस टाटाज ने ही अधिग्रहण कर लिया इसका। टाटाज स्टार्टेड इट, द एयर इंडिया हैज़ गॉन बैक होम। तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल लिखा है, द हिंदू ने जो एडिटोरियल लिखा है वो बता रहा है कि टाटाज के लिए आगे क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। तो ये पहला ही, आप जैसे ही आप पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के टाइटल को तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके की बातें करने वाला है आगे। टर्ब्यूलेंस अहेड, टर्ब्यूलेंस का अर्थ मैंने पहले भी बताया उथल पुथल है, अहेड का मतलब आगे। ऑन टाटा ग्रुप एक्विजिशन, एक्विजिशन होता है अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब होता है आपका किसी भी कंपनी को आपने एक्वायर कर लिया है, ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया को। एयर इंडिया विल नीड ऑल दी मैनेजरियल एक्सपर्टीज, एयर इंडिया के पास सारी की सारी जो प्रबंधन की एक्सपर्टीज़ का मतलब मैंने पहले भी बताया था, निपुणता होनी चाहिए। इट कैन गेट टू टर्न इनटू अ सक्सेसफुल बाय, एक सफल खरीद बनाने के लिए, इसको सफल खरीद होता है सक्सेसफुल बाय। टर्न इनटू का मतलब होता है कन्वर्ट करना, इसको एक कन्वर्ट करने के लिए सफल खरीद में जो है भारत को, टाटाज को इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये कहना चाह रहा है इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल की थीम यहीं से है कि ये कह रहे हैं कि टाटा ने खरीद तो लिया लेकिन टाटा के लिए चुनौतियाँ बहुत होंगी, और उन्हीं चुनौतियों के बारे में बात करेगा। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें तो न्यूज़पेपर का जब भी आप एडिटोरियल पढ़ें तो उस एडिटोरियल में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन होती है बोल्ड में लिखी हुई पहली, ये इसका सेंट्रल आइडिया होता है कि लेखक क्यों लिखना चाह रहा है। वो अपने सेंट्रल आइडिया को यहाँ पे लिखता है बोल्ड में, और सारा का सारा आगे जो आर्टिकल लिखने वाला है वो इसी के आजू बाजू लिखेगा। ठीक है श्रीमान, ये आपका पहला एक आर्टिकल है जो इसने लिखा है। अगला पार्ट है इसमें, द टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन ऑफ इट्स एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया। कंज्यूमेशन का मतलब होता है समाप्ति, कि जो समाप्ति की है उन्होंने, एक्विजिशन की, अधिग्रहण की एयर इंडिया के, पूर्णता की है, अधिग्रहण को पूर्ण किया है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में। मार्क्स बोथ, चिन्हित करता है किस चीज़ को, कल्मिनेशन ऑफ एयरलाइंस रिटर्न। कल्मिनेशन का मतलब एक प्रयास जो आप करना शुरू करते हैं उसकी परिणति होती है, आया था वर्ड उसका, एयरलाइन का रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स। फाउंडर्स होते हैं जो किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी चीज़ की नींव रखते हैं, उनको हम कहते हैं फाउंडर्स। तो ये इसको जो बनाने वाले थे, जो इसके फाउंडर्स थे, वो ओरिजिनल फाउंडर के पास चली गई है आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डेकेड हिएटस। इसको हिएटस बोलते हैं, हाइटस भी बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज हाइटस। हाइटस इसको ऐसे लिखेंगे आप, हाइटस। तो हाइटस दो घटनाओं के बीच का जो गैप होता है उसको हाइटस कहते हैं, अंतराल, अभी बताया था मैंने। तो हाइटस एक 7 दशकों के अंतराल के बाद, तो यहाँ पे अंतराल है इसका अर्थ या गैप है, के बाद ये टाटाज के पास वापस गई है। एज वेल एज द स्टार्ट ऑफ एन आर्डुअस का मतलब कठोर, लॉन्ग हॉल, लंबी दौड़, फ्लाइट फॉर लॉस मेकिंग, ये लॉस मेकिंग एंटिटी था, भारत सरकार को लॉस दे रहा था। फॉर्मरली स्टेट ओन्ड फ्लैग करियर, देखिए फ्लैग का अर्थ यहाँ पे मुख्य है, फ्लैगशिप वर्ड आया था थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। फ्लैग का मतलब आप जो ध्वजा लेके चलता है आगे उसको भी फ्लैग कहते हैं। तो मुख्य कैरियर था एयर ट्रैवल का भारत के लिए, उसकी बात कर रहा है जो भारत सरकार के अंडर में था पहले। ये लॉस मेकिंग था, अब टाटा ने इसका अधिग्रहण कर लिया। तो कह रहा है कि लॉस मेकिंग को लंबी दौड़ में चलाना बड़ा मुश्किल काम होगा। द टाटाज एंथुजियाज्म, टाटा का जो उत्साह है फॉर विनिंग बैक, वापस जीत लेना, व्हाट वाज वंस
जो कभी था कंट्रीज आइकॉनिक का मैंने बताया आपको, बहुत ही एडमायर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं प्रतिष्ठित एयरलाइन ब्रांड। किसी ज़माने में प्रतिष्ठित एयरलाइन ब्रांड होता था। नॉट विद स्टैंडिंग, तथापि द रिस्क द स्काईज, आकाश, इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स, जिसमें आज का आकाश, जिसमें आज की इंडस्ट्री ऑपरेट करती है यानी कि काम करती है, हैव चेंज्ड कंसिडरेबली। तो जिन आसमानों में टाटा उड़ान भरता था जिस ज़माने में इन्होंने इसको फाउंड किया, और आज की जो आसमान है उसमें दिन रात का फ़र्क आ गया है। तो ये कुछ नहीं कह रहा, ये अलंकारों का प्रयोग करके ये कहना चाह रहा है कि पहले जिन हालातों में एयरलाइन इंडस्ट्री काम करती थी और आज के जो हालात हैं उनमें बड़ा फ़र्क आ गया है। तो यहाँ पे आकाश का कोई फ़र्क नहीं है। आकाश की उपमा दे रहा है किस सेंस में, पहले आकाश में ट्रैफिक कम होता था, अब ज़्यादा है, यानी कि अब कंपटीशन ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा है। इसका अर्थ है ए लुक एट द मार्केट शेयर। अगर आप एक दृष्टि डालें, मार्केट शेयर का मतलब बाजार में हिस्सेदारी, डेटा, आंकड़े, हिस्सेदारी के आंकड़े फ्रॉम डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, जो डोमेस्टिक, जो घरेलू, जो उड़ने वाला पैसेंजर है उसके सेगमेंट को अगर उस पर नज़र डालें, क्लियरली शोज, स्पष्ट रूप से दिखाता है दैट बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स, देखिए बजट फ्लाइट को लो कॉस्ट फ्लाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये बजट, वैसे तो क्या होता है आपको पता है, बजट बनाते हैं हम लोग घर का, लेकिन यहाँ पे बजट का अर्थ लो कॉस्ट से है। फ्लाइट तो और लगा के कई बार सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपके यहाँ पे बजट शब्द का अर्थ क्लियर हो जाता है। फ्लाइट्स नाउ होल्ड ए डोमिनेंट पोजीशन, अब क्या है, वो मुख्य पोजीशन होल्ड करते हैं, कौन सी, लो कॉस्ट। तो जब ये एयर इंडिया शुरू हुआ था किसी ज़माने में, तो उस ज़माने में यही एक कैरियर हुआ करता था, और उस ज़माने में एयर ट्रैवल द सुपर रिच या गवर्नमेंट के लोग किया करते थे, सरकारी अधिकारी, और बिल सरकार पे करती थी। उस ज़माने में हर किसी का एयर ट्रैवल की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज कंपटीशन है, लो कॉस्ट फ्लाइट है, आज डोमिनेंट पोजीशन में है, कमांड करते हैं ऑलमोस्ट अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट। जो 4/5 हिस्सा है, 4/5 का मतलब आप ये कह सकते हैं कि 80% मार्केट जो है, 4/5 का मतलब 80% ही होता है। 80% मार्केट लो कॉस्ट जो फ्लाइट है उनके हाथ में है। द टाटा टाटा ग्रुप का जो फुल सर्विस वेंचर है विस्तारा, जिसको विस्तारा नाम दिया है इन्होंने, विस्तार कह सकते हैं, विद नो लेस ए पार्टनर देन सिंगापुर एयरलाइंस ऑन बोर्ड, कि नो लेस ए पार्टनर का मतलब होता है एक पार्टनर से कम नहीं है, जिसमें सिंगापुर एयरलाइन को भी ऑन बोर्ड है, यानी सिंगापुर एयरलाइन के साथ इन्होंने कुछ टाइप किया है। हैज स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश ए फुट होल्ड एंड विद एयर इंडियाज एडिशन, अभी सिंगापुर एयरलाइन के साथ टाटा को जो था उसको भी मार्केट में फुट होल्ड बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। स्ट्रगल किया है एस्टैब्लिश करने में। विद एयर इंडियाज एडिशन द टाटा फाइंड देमसेल्व्स सैडल्ड विद, बड़ी जिम्मेदारी है, अ बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर, जिसमें टाटाज के साथ ये जिम्मेदारी है, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट शेयर भी होगा, एंड ऑफ 23% एज ऑफ नवंबर, जो 23% है डोमेस्टिक मार्केट का, बीइंग इन लेस इन डिमांड, अभी कम डिमांड में है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट है, जो ओवरऑल मार्केट है फ्लाइट का, वो 23% है। अगर मैं कहूँ 100 लोग अगर उड़ान भरते हैं भारत में, तो घरेलू उड़ान का जो मार्केट शेयर है वो 23% है, जो अभी कम डिमांड में है फुल सर्विस सेगमेंट के कारण। नोर इज द ग्रुप्स न्यूली कंबाइंड शेयर फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट, ना ही दूसरा इसमें फैक्टर ये कह रहा है कि जो ग्रुप का कंबाइंड शेयर है फ्रॉम लो कॉस्ट सेगमेंट में जो कंबाइंड शेयर है, कंप्राइजिंग एयर एशिया 5.9%, जो एयर एशिया को भी अगर शामिल करें तो वो 5.9% है। द फ्रैक्शनल शेयर दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज़ significant enough at the moment to give it scale,
तो ये 2-3 चीज़ों को कंबाइन कर रहा है। हालांकि अगर हम कंप्राइज करें एयर एशिया के 5.9% को एयर इंडिया का जो एयर एक्सप्रेस है, जो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करता है, तो एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर बन जाता है। गिव इट अ स्केल। देखिए क्या होता है, 2 टर्म हमेशा आएंगे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो स्कोप होता है गिवन फैसिलिटी में आप क्या कर सकते हैं, स्केल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचना अपनी सर्विसेज को लेके, उसको स्केल कहते हैं। इन हाई वॉल्यूम बिजनेस में स्केल अप करने की संभावना है। हाई वॉल्यूम बिजनेस में या वहाँ इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं। तो पहले इन 2 लाइनों में क्या कह रहा है, एक तो 2-3 चीज़ें कह रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट है, अभी 23% मार्केट शेयर है पूरे उड़ानों का, लेकिन अभी उसमें चुनौतियां बहुत है, लेकिन फिर भी तुरंत जो है वो साइड चेंज कर रहा है और वो ये कह रहा है कि एयर एशिया का 5.9% है, जिसके साथ टाटाज ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, और एयर इंडिया का जो है वो एयर एक्सप्रेस एक है जो डोमेस्टिक उड़ानें भरता है, उसको मिला के कुल मिला के इनके पास अच्छा खासा स्केल है, अच्छा खासा कस्टमर बेस है इनके पास। द ग्रुप इज सेड टू बी कंसिडरिंग कंसोलिडेटिंग एयर इंडियाज डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस। तो ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि कंसोलिडेट करना है, मजबूत करना स्थिति को, एयर इंडिया का डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस, जो कम कीमत वाली सेवाएं हैं, अलोंग विद एयर एशिया इंडियाज ऑपरेशन, एयर एशिया की जो इंडिया के ऑपरेशन है उनके साथ साथ, इज अ क्लियर इंडिकेशन, ये स्पष्ट संकेत है, दैट द टाटा बॉसेज, टाटा के जो बॉस हैं, रियलाइज, ये महसूस करते हैं, द नीड टू ऑप्टिमाइज, मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए अनुकूलित करना, द वेरीड एविएशन, वेरीड देखिए वेरी का मतलब होता है अलग अलग होना, तो वेरीड का मतलब होता है अलग अलग तरह का एविएशन रिसोर्सेज, जो एविएशन के संसाधन हैं, उड़ानों के संसाधन हैं, दैट आर नाउ, जो हैं इन द ग्रुप्स फोल्ड, जो ग्रुप के फोल्ड में है, सो एज टू एनहांस वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब इसमें अर्थ ये होता है कि आप किसी चीज़ को काम में लेने योग्य बना रहे हैं, योग्य बनाना वायबल होता है। तो ये कुछ 2-3 अर्थ हैं। ये डिफ़िकल्ट है, जो बिजनेस वाले छात्र हैं उनके लिए समझना आसान है, लेकिन इसमें 3 बातें कह रहा है सरल शब्दों में कि एयर इंडिया अभी जो टाटा है उसके सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो 23% है और अभी वो भी पूरा नहीं है कोविड के चक्कर में। लेकिन ये कह रहा है कि एयर एशिया जो टाटाज के पास है, सिंगापुर एयरलाइंस का, और वो उसको मिला के उसके पास 5.9 है, और एयर इंडिया का भी जो इंडिया एक्सप्रेस जो डोमेस्टिक एयरलाइन है उसका भी मार्केट शेयर है। कुल मिला के अगर अपनी स्थिति मजबूत करने लायक इनके पास ठीक ठाक संसाधन है। तो टाटा के बॉसेज को मालूम है कि हमारे जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उनको हमें ऑप्टिमाइज करके स्थिति का फ़ायदा उठाना है, ये कहना चाह रहा है सरल भाषा में। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो ये है, ऑन इंटरनेशनल फ्रंट टू, अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे भी देखा जाए, मोर्चा, यहाँ पे फ्रंट का अर्थ मोर्चा है, एयर इंडिया फेसेस, एयर इंडिया के सामना करना, फेस का मतलब यहाँ सामना करने से हैं, मल्टीपल चैलेंजेज, कई तरह की चुनौतियाँ, नॉट एट लीस्ट ऑफ विच इज गवर्नमेंट्स करंट पेंडेमिक रिलेटेड कर्ब्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी सरकार का पेंडेमिक रिलेटेड जो महामारी से संबंधित कर्ब का मतलब है नियंत्रण है ऑन कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। जो कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट है, कमर्शियल का मतलब व्यावसायिक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उन पे रोक लगा रखी है, विद फॉरेन कैरियर्स रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड कैपेसिटी, जिसमें जो विदेशी जहाज़ हैं, कैरियर्स का मतलब ले जाने वाले, जिनको सीमित किया गया है, लिमिटेड कैपेसिटी में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, अंडर एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स
अरेंजमेंट, जिसमें एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स अरेंजमेंट कहा गया है। बबल्स का मतलब यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं करना जहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, ऐसे एरियाज़ का निर्माण करना। वास्तव में कोई बुलबुला नहीं होता, लेकिन ऐसे स्पेसेस बना लेना जहाँ पे इन्फेक्शन होने की संभावना ना हो। एयर इंडिया टू हैज़ फाउंड इटसेल्फ, एयर इंडिया भी अपने आप को पाती है कंस्ट्रेंड इन द नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट। कंस्ट्रेंड का मतलब सीमित होना, नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट, ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी उड़ानें। तो एयर इंडिया की भी स्थिति यह है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सीमित हैं। इट कैन ऑपरेट अंडर द बायलैटरल अरेंजमेंट्स। अब ये केवल जो द्विपक्षीय अरेंजमेंट हैं उसी के तहत उड़ानें भर सकती हैं विद काउंटर पार्ट कंट्रीज़, जो समकक्ष देश हैं। तो समकक्ष देशों के साथ उनको ऐसा कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है जिसमें एग्रीमेंट के तहत ही, वो अरेंजमेंट के तहत ही उड़ानें कर सकते हैं। पूरी उड़ानें, इंडिपेंडेंट उड़ानें नहीं कर सकते। द टाटाज दो हालांकि कुड यूज़, प्रयोग कर सकते हैं, द करंट कर्टेलमेंट, जो अभी जो कर्टेलमेंट है, अभी जो रोक है, ऑफ ओवरसीज सर्विसेज, जो विदेशी सेवाएं हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पे, टू अंडरटेक अ लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल। एक लॉन्ग ओवरड्यू का मतलब है जो काफ़ी समय से होना बाकी है। ओवरहॉल का मतलब लंबी रेस ऑफ एयर इंडियाज़ इन फ्लाइट एक्सपीरियंस। तो जो भी इन फ्लाइट एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए कि किस तरीके से फ़्लाइट मैनेज होंगी, उसके अनुभव के तौर पे टाटा इसको प्रयोग में ले सकता है। क्योंकि जब भी आप किसी नई तरह के बिज़नेस को अधिग्रहित करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो टाटा उसको यूज़ कर सकता है, उस एक्सपर्टीज़ को। ऐसा नहीं है कि टाटाज़ के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, टाटाज़ के पास किसी भी काम को करने की एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होती है। बट ठीक है, ये चेता रहे हैं न्यूज़पेपर वाले, तो ठीक है, इनको भी कुछ पता है। ऑल्सो द विस्तारा नाउ ऑपरेटिंग टू ए फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज डेस्टिनेशंस। जब विदेशी जो लोकेशन है, डेस्टिनेशन का मतलब लोकेशन है, यहाँ पे मंजिलें हैं, वहाँ तक कुछ ही फ्लाइट हैं। द टाटा विल नीड टू डिसाइड, टाटा को ज़रूरत पड़ेगी ये तय करने की, दे वुड वांट अ यंगर इन हाउस competitor to Air India once COVID-19 restrictions are lifted। तो टाटा को ये तय करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या वो ये जो यंगर इन हाउस कंपेटिटर है, उनका छोटा जो उनका कंपेटिटर है इन हाउस टू एयर इंडिया का कौन, ऑलरेडी एयर एशिया टाटा ही ऑपरेट करता है, तो उसके बात कर रहा है। वंस कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड एंड नॉर्मलसी रिस्टोर्ड, नॉर्मलसी का मतलब सामान्य वातावरण वापस पुनः कायम होता है, रिस्टोर का मतलब कायम होना। एज रिगार्ड्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संदर्भ में, तो टाटाज के पास चुनौती होगी कि इन हाउस कंपटीटर के साथ उनके साथ कैसे वो डील करें। द टाटा ग्रुप, फॉर द टाटा ग्रुप के लिए द चॉइस गोइंग फॉरवर्ड विल नीड टू बी स्ट्रेटेजिक। टाटा के पास जो आगे चलने की जो चुनौती है वो रणनीतिक होगी। विद द डोमेस्टिक मार्केट, जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट जो है वो घरेलू बाजार है, सेट टू सी मोर चर्न विद एटलीस्ट वन न्यू बजट एयरलाइन सेट टू एंटर। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत उथल पुथल देखेगा, मंथन देखेगा, क्योंकि एक नई, कम से कम एक नई बजट एयरलाइन सेट टू एंटर जो एंटर होने वाली है। एंड अदर राइवल्स, जो दूसरे राइवल्स हैं जो चुनौती पेश करने वाले हैं, स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल, जो कैपिटल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पूंजी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। द ग्रुप नीड्स टू डिसाइड, ग्रुप को ये तय करना है whether it wants to add capacity to budget offerings or stay a predominantly full service carrier at a time। तो वो अपनी जो है कैपेसिटी wants to add capacity to budget
ऑफरिंग, जो बजट ऑफरिंग है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएगा और स्टे अ प्रीडोमिनेंटली फुल सर्विस कैरियर की एक पूर्ण सेवा के तौर पे रहेगा। अब देखिए पूर्ण सेवा के तौर पे जहाँ पे इन फ्लाइट फैसिलिटी पूरी मिलती हैं, थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है। व्हेन मोर लुक्रेटिव बिजनेस क्लास ट्रैवल हैज़ बीन हिट, जब ज़्यादा लाभकारी जो बिजनेस क्लास ट्रैवल है वो हिट हुआ है, हिट हुआ मतलब जिसको नुकसान हुआ है कोविड के टाइम में। एंड विद एविएशन फ्यूल कॉस्ट, और ऐसे समय में जहाँ पे एविएशन की जो फ्यूल कॉस्ट है यानी आपका जो हवाई जहाज में डलने वाला जो तेल है उसकी बात कर रहा है, सेट टू सोर फर्दर, उसकी भी कीमतें बढ़ने वाली हैं। सोर का मतलब होता है उड़ान भरना। एयर इंडिया विल नीड टू टैप इनटू, एयर इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी टैप करने की ऑल द टाटा ग्रुप्स के सभी वांटेड मैनेजरियल एक्सपर्टीज़, जो टाटा की जो पूर्ण मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ है, इफ़ इट इज़ टू टर्न इनटू सक्सेसफुल बाय, अगर इसे एक सफल खरीद बनाना चाहता है तो देखिए क्या है, पूरे आर्टिकल में इतनी ज़्यादा कठोर भाषा का प्रयोग किया भाई साहब ने, कुछ खास चीज़ें इसमें है नहीं। पहला तो ये कहना चाह रहा है कि टाटा ने लिया है तो टाटा के लिए मार्केट शेयर का इश्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट शेयर अभी जो है वो बजट एयरलाइन का टोटल या डोमेस्टिक एयरलाइन का 23% है, क्योंकि अभी डोमेस्टिकली ज़्यादा ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की विदेशों की जो फ़्लाइट हैं वो लगभग बंद है, बायलैटरल अरेंजमेंट के तहत हो रही हैं। फिर कह रहा है कि टाटा के पास जो मैनेजमेंट जो मार्केट शेयर है उसके बारे में अगले पार्ट में बात की है कि 5.9% एयर एशिया के पास है, जो सिंगापुर एयरलाइंस के अरेंजमेंट के तहत टाटा जो ऑपरेट करते हैं उसको। और उसके बाद अगला जो पार्ट है उसमें ये कहना चाह रहा है कि एक नई बजट एयरलाइन एंटर होने वाली है, उससे टाटा के पास चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन टाटा का चूँकि इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं अभी बंद है तो उसको मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ गेन करने के लिए काम में ले सकता है, ये भी कह रहा है। तो मतलब फ्लिप फ्लॉप खुद इतनी बातें कह रहा है, साथ में चेतावनी सा देता हुआ प्रतीत होता है, फ्रस्ट्रेटेड लगता है कि टाटा के पास क्यों चला गया। तो अगला क्या है आपका इसमें फिर क्या है, फुल सर्विस कैरियर के तौर पे काम करेगा, या फुल सर्विस कैरियर वो होते हैं जिसमें बिजनेस क्लास हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, या बजट में ही रहकर अपना काम करेगा, ये भी टाटा को डिसाइड करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने वाली हैं तो कैसे वो इसको जो है मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ को काम में लेता है इसको प्रॉफिटेबल बनाने में। तो ये टाटाज को चुनौतियां गिना रहा है कि आप इसने ले तो लिया आपने पंगा ये, लेकिन आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है। आज की सिचुएशन में तो 2-3 चुनौतियां गिनाई है, मार्केट शेयर की चुनौतियां गिनाई है, दूसरी चुनौती गिनाई है कर्ब्स की, तीसरी चुनौती गिनाई है इन्होंने किसकी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, और अगली जो इसने चुनौती गिनाई है वो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ की, और लास्ट की चुनौती है कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली है, उस समय में आप कैसे डील करेंगे, कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। दिस इज़ ऑल, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।